यह शब्द हमेशा अपमानजनक रहा है। हालांकि जतिन का लहजा खुले तौर पर मजाकिया नहीं था, लेकिन अगर आप गहराई से समझते तो आपको सिर्फ तिरस्कार ही मिलता। वह खुद से मान सकता था कि अगर वे लड़ते हैं तो वह आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने दिल में जतिन अब भी उसे नीचा देखता था। आर्यन ने जतिन को देखा, सिर हिलाया और आह भरी। कभी कभी दूसरे की ताकत को स्वीकार करने से ज्यादा मुश्किल अपनी कमजोरी को मानना होता है। तुम वेन परिवार की युवा पीढ़ी के प्रमुख व्यक्ति हो, फिर भी तुम मुझे बदनाम करने के लिए मेरी हैसियत का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो। कितने बेकार हो तुम। जतिन का चेहरा तुरंत बेहद बदरंग हो गया। आर्यन के शब्द चाकू की तरह थे, जो उसे वहीं चुभ रहे थे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था। आर्यन ने उसे सपाट नजर से देखा। क्या तुम्हारी शर्म ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? मैं यहीं खड़ा हूं। जब तक तुम्हारे पास हमला करने की हिम्मत है, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। जतिन का चेहरा बार बार बदल रहा था, इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। लेकिन अंत में उसने सचमुच कुछ करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर उसने कोशिश की और हार गया तो वह खुद को और ज्यादा शर्मिंदा करेगा। आर्यन ने यह देखा, लेकिन और कुछ कहने की परवाह नहीं की। इसमें न तो हिम्मत है और न ही यह अपनी कमजोरी मानने की हिम्मत करता है। वेन परिवार की युवा पीढ़ी का प्रमुख व्यक्ति कभी भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। जतिन ने काफी देर तक अपना गुस्सा दबाए रखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, आर्यन, इतने खुश मत हो। दूसरे चाचा कहते हैं कि जैसे ही पिताजी वापस आएंगे, हम एक पारिवारिक बैठक करेंगे जिसमें यह तय किया जाएगा कि तुम्हें सबसे अच्छी सजा कैसे दी जाए। ओह, आर्यन ने कहा, अगर तुम मेरा विवाह आर्या के साथ खत्म कर दो तो मैं वास्तव में रोमांचित हो जाऊंगा। तुम। जतिन अवाक रह गया। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। बस कुछ ही सांसों में वे एप्रिकॉट क्लिनिक तक पहुंच गए। सैन्य वर्दी में एक युवती झुंड का नेतृत्व कर रही थी। वह एक असाधारण घोड़े पर बैठी थी। जैसे ही वह पहुंची, उसने अपना चाबुक जतिन की ओर किया और अधीरता से कहा, क्या तुम्हें वह मिला? वह एक दुबली पतली, तेज तर्रार, छोटी सुंदर लड़की थी जो पूरी तरह से बख्तरबंद थी। तलवार और धनुष दोनों से लैस थी। हथियारों ने उसे कुछ हद तक बहादुर बना दिया, लेकिन उसकी हर हरकत में एक दबंग, रौबदार अंदाज था। उसके पीछे अंगरक्षकों का एक समूह चल रहा था, जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे जमा होते हैं। इसने उसकी असाधारण स्थिति को और भी बढ़ा दिया। जतिन का चेहरा बदल गया और उसने जल्दबाजी में हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मिस युआन, कृपया शांत रहें। मैंने उसे ढूंढ लिया है। यह आदमी गोपाल है। पूरे ग्वांगलिंग शहर में मदर घोस्ट रिज को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। सैन्य वर्दी वाली लड़की ने गोपाल पर नजर डाली। जब उसने उसका भयंकर विकृत चेहरा देखा तो उसकी पतली भौहें तन गईं। लेकिन जल्द ही उसने घृणा की उस भावना को दबा दिया और कहा, हमारे साथ मदर घोस्ट रिज चलो। आभार के तौर पर हम तुम्हें 1000 टैंस चांदी देंगे। गोपाल ने सिर हिलाया। मिस, मुझे डर है कि मैं आज पहले ही अपने घर के दामाद का मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हो गया हूं। जतिन ने तुरंत उसे बीच में काट दिया। गोपाल, तुम वेन परिवार के दवा बीनने वाले हो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर तुम फिर से मना करते हो तो मुझे अपने बुरे व्यवहार के लिए दोष मत देना। गोपाल ठिठक गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, युवा मालिक, क्षमा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकता। जतिन, क्या हो रहा है? वह लड़की थोड़ी उलझन में थी। जतिन ने नफरत भरी निगाह से गोपाल को घूरा, फिर माफी मांगते हुए मुस्कुराया और उसे संक्षेप में स्थिति का जायजा दिया। तब लड़की ने पहली बार आर्यन पर नजर डाली। वह काफी हैरान दिखी। तुम भी मदर घोस्ट रिज जाना चाहते हो? आर्यन ने सपाट लहजे में कहा, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? यह बहुत खतरनाक है। तुम वहां किस लिए जा रहे हो? लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आर्यन ने पलटकर पूछा, तुम वहां किस लिए जा रही हो? इस समूह की उत्पत्ति साधारण नहीं थी।
अगर वे भी मदर घोस्ट रिज के खजानों के लिए यहां आए थे तो यह थोड़ा अत्यधिक संयोग लग रहा था। बख्तरबंद युवती ने सूंघा, तुम मेरे सवालों का जवाब देने से मना करते हो, और बस इतना ही नहीं, अब तुम हमारे बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत बेईमान हो। आर्यन रूखा मुस्कुराया, लेकिन सिर हिलाया। वह उस जिद्दी, तर्कहीन लड़की से बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था। आर्यन गोपाल की ओर मुड़ा। बुजुर्ग गोपाल, चलो। तुम सुनते ही नहीं हो। घोड़े पर सवार बख्तरबंद लड़की ने अचानक अपना चाबुक उठाया और आर्यन की ओर इशारा किया। मैं आखिरी बार कह रही हूं, उस बूढ़े आदमी को हमारे साथ आना होगा। एक शब्द कहते ही उसके पास के अंगरक्षकों ने अपने घोड़े आगे बढ़ाए। हाथ में हथियार और भाव अमित्र थे। वे आर्यन को ठंडी नजरों से घूरने लगे। गोपाल सिर से पांव तक कांप गया और पीछे हट गया, जबकि जतिन की आंखों में उत्साह की एक झलक कौंधी। वह सीधे तौर पर बख्तरबंद लड़की की शक्ति उधार लेकर आर्यन को एक दर्दनाक सबक सिखाने के लिए उत्सुक था। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि युवती के पीछे का गुट कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि अगर सिटी लॉर्ड नकुल भी आ जाते तो भी वे आर्यन को बचाने में असमर्थ होते। लेकिन उसकी निराशा के बावजूद आर्यन ने केवल अपनी भौहें सिकोड़ी और उस युवती को उदासीनता से देखा। किसी और समय मैं एक ऐसी छोटी लड़की से बहस करने की बेइज्जती नहीं करता जिसे अपनी जगह नहीं पता, लेकिन अब तुमने वास्तव में मुझे थोड़ा गुस्सा दिला दिया है। उसकी उदासीन, अब्बूझ निगाह में एक ठंडी चमक कौंध गई और उसके तेज में नाटकीय बदलाव आया। बख्तरबंद युवती को एक चुभने वाला एहसास हुआ, जैसे उसकी गर्दन पर एक नुकीली तलवार दबाई गई हो। उसे अपने अंदर एक सिहरन महसूस हुई और उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाला। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसके नीचे का धब्बेदार सफेद घोड़ा डर के मारे चीख उठा। उसके अंग नरम पड़ गए और वह लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। युवा मिस, क्या आप ठीक हैं? भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने ठीक समय पर प्रतिक्रिया दी। जिस पल घोड़ा गिरा, वह हवा में उछलकर बख्तरबंद युवती को बीच हवा में ही पकड़ लिया। एक बार जब वह जमीन पर सुरक्षित थी तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन यह स्पष्ट था कि वह चौंक गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। जब उसने अगली बार अपने धब्बेदार सफेद घोड़े को देखा तो उसने देखा कि वह डर के मारे हिनहिना रहा था, कांप रहा था, उठने से बहुत डरा हुआ था। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा वे हैरान थे। हमेशा से ऐसे बेहतरीन घोड़े के साथ ऐसा क्या हो सकता था? लेकिन लड़की ने सीधे आर्यन पर नजरें गड़ा दी। उसका चेहरा राख जैसा था। उसने दांत पीसे। क्या यह तुम्हारा काम था अभी? जब उसने यह सुना तो भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति और अन्य अंगरक्षकों के चेहरे काले पड़ गए। वे सभी अपने घोड़ों से कूद गए और हत्यारे नजर आ रहे थे। उन्होंने आर्यन को घेर लिया, लेकिन आर्यन पूरी तरह से शांत रहा, मानो उसने आसन्न खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया हो। उसने धूल में कांप रहे घोड़े पर नजर डाली और कहा, वह जानवर अपने मालिकों से कहीं ज्यादा होशियार है। तुम मुझे ताना मारने की हिम्मत करते हो? सैन्य वर्दी वाली लड़की आंखें फाड़कर घूरने लगी। उसका सुंदर चेहरा खट्टा हो गया। उसी समय जतिन स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया और जब उसने आर्यन को देखा तो उसकी नजर दया भरी थी। उसे पता ही नहीं है कि वह इस समय किसे नाराज कर रहा है ना? अगर उसे पता होता कि उसकी हैसियत कितनी ऊंची है। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें निकालीं, गोपाल आर्यन के सामने खड़ा हो गया। भीड़ की हैरान नजरों के सामने गोपाल ने कांपते हुए कहा, सभी कृपया गुस्सा न करें। आप सभी मदर घोस्ट रिज जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सब एक साथ यात्रा न कर सकें। लेकिन अगर आप हमारे परिवार के दामाद को धमकाते हैं तो मैं आपका मार्गदर्शक बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। जैसे ही उसने यह आखिरी घोषणा की, बूढ़े दवा बीनने वाले का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया। आर्यन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने सामने खड़े दुबले पतले बूढ़े आदमी का पुनर्मूल्यांकन किया। भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति और लड़की के अन्य अंगरक्षक पहले ही हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सुनकर वे हिचकिचाए।
उन सभी ने युवती की ओर देखा। वह अनिश्चित लग रही थी, उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिरकार उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, मदर घोस्ट रिज जाना पहले आता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम एक साथ नहीं जा सकते। किसी को तो उस धूर्त बूढ़े को सबक सिखाना ही होगा। जतिन ने मन ही मन दांत पीसे। उसका दिल निराशा से भर गया और उसने सोचा था कि आखिरकार आर्यन के दरवाजे पर विपदा आ गई है। किसने सोचा होगा कि गोपाल सभी लोगों में से सब कुछ बर्बाद कर देगा? सर, आप इस व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? गोपाल ने संकोच से पूछा। यह ठीक रहेगा, आर्यन ने कहा। जब गोपाल सुरक्षात्मक रूप से उसके सामने खड़ा हुआ तो आर्यन दंग रह गया। साथ ही वह भावुक भी हुआ। एक साधारण बूढ़ा आदमी जो बिना किसी खेती साधना के इतने प्रभावशाली जमावड़े के सामने भी नहीं डरा था, इसके विपरीत उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे कदम बढ़ाया था। यह वास्तव में दुर्लभ था। यह बहुत अच्छा है, गोपाल मुस्कुराया, फिर राहत की सांस ली। हालांकि उसे पता नहीं था, अगर उसने कदम नहीं उठाया होता तो किसी को धमकाया गया होता। लेकिन वह निश्चित रूप से आर्यन नहीं होता। बेशक लड़की और उसके अंगरक्षक कभी अंदाजा नहीं लगा पाते कि गोपाल की धार्मिकता ने वास्तव में उन्हें एक संभावित आपदा से बचाया था। चंदन काका, उन्हें एक एक घोड़ा दे दो, लड़की ने आदेश दिया। उसका धब्बेदार घोड़ा सामान्य हो गया था, वापस अपने पैरों पर रेंग रहा था। वह प्यार से अपनी बांह से अपनी नाक रगड़ रहा था, जिससे उसका मूड काफी बेहतर हो गया। लेकिन जब भी उसने आर्यन की दिशा में देखा, उसकी नजरें अब भी बर्फीली थीं। यह स्पष्ट था कि यह प्रतिष्ठित परिवार की बेटी अभी भी जो हुआ था, उसके लिए गुस्सा पाले हुए थी। घोड़ों की जरूरत नहीं है, हम पैदल चलेंगे, आर्यन ने कहा। लड़की तुरंत झल्ला उठी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह समय की बर्बादी है? गोपाल ने जल्दबाजी में समझाया, कृपया मिस, शांत रहें। मेरी उम्र हो रही है और ये पुरानी हड्डियां घोड़े की पीठ के धक्के सहन नहीं कर सकती हैं। हम दोनों पैदल चलेंगे। हम आपसे शहर के बाहर मदर घोस्ट रिज की तलहटी में बिना निशान वाली कब्रों के पास फिर से मिल सकते हैं। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर चिड़चिड़ाते हुए झल्ला उठी। ठीक है, जो मन करे वो करो। इसके साथ उसने सहजता से अपना घोड़ा मोड़ा, अपनी मजबूत पतली टांगों को दबाया और दूर सरपट भाग गई। उसके अंगरक्षक उसके पीछे तेजी से भागे। उनके जाने से ठीक पहले भूरे रंग के कपड़े पहने मध्य आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसे वह चंदन काका कहती थी, जतिन के पास आया और ठंडे स्वर में कहा, यहां के बाकी लोग नहीं जानते कि युवा मिस कौन है, लेकिन निश्चित रूप से तुम तो जानते हो। फिर भी अभी तुम्हारा प्रदर्शन काफी समस्याग्रस्त था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि खुद को नियंत्रित रखो। जतिन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जैसे ही वह समझाने वाला था, भूरे रंग का वह आदमी सरपट दौड़ गया। यह सब ऐसे क्यों खत्म हुआ? जतिन ऐसे ढह गया जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। थोड़ी दूर पर आर्यन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। पहले जब जतिन ने बख्तरबंद युवती को स्थिति समझाई तो उसके शब्दों का उद्देश्य संघर्ष भड़काना लग रहा था। उसने सोचा होगा कि वह बस पीछे हटकर उन्हें लड़ते हुए देख सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। जतिन लड़की की हैसियत जानता था। सामान्य तौर पर वह आर्यन को सूचित करता और लड़की को उसे धमकाने में मदद करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने ज्वालामुखी विस्फोट के दर्शक की तरह पीछे बैठकर देखने का फैसला किया। यह सीधे तौर पर अजीब था। भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से जतिन के इरादों को भांप लिया था, इसीलिए उसने जाने से पहले उसे चेतावनी दी थी। जतिन को अपने समर्थक पर भी मजबूत पकड़ नहीं थी, फिर भी वह दूसरों को धमकाने के लिए उनकी शक्तियों का सहारा लेना चाहता था। साथ ही वह खुद को खतरे की रेखा से बाहर रखना चाहता था। यह चतुर नहीं था, यह बेवकूफी थी। आर्यन ने जतिन पर और ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वह और गोपाल शहर के द्वार की ओर बढ़ गए। जतिन ने आर्यन को दूर जाते हुए देखा। उसका चेहरा हरा पड़ गया, फिर सफेद, और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आर्यन, तुम बस इंतजार करो,
हम देखेंगे कि पिताजी के वापस आने के बाद तुम अभी भी इतने डीठ रहते हो या नहीं। ऐसा लगा जैसे जतिन ने सोचा कि आज का मामला सिर्फ आर्यन की वजह से खराब हुआ। 1 घंटे बाद आर्यन और गोपाल मदर घोस्ट रिज की तलहटी में स्थित अज्ञात सामूहिक कब्रों पर पहुंचे। वहां चारों ओर उगी हुई घास, बिखरे हुए सिरों वाले पत्थर और दूर पतझड़ वाले पेड़ों पर बैठे कौवे उनका स्वागत कर रहे थे। समय समय पर पक्षी कर्कश अप्रिय चीखें निकालते थे। हालांकि अब भी सुबह का समय था, लेकिन यह दृश्य किसी को भी घबराने के लिए काफी था। वर्दी पहने युवती और उसके दल को स्पष्ट रूप से काफी देर से इंतजार था। जब उन्होंने आर्यन और गोपाल को इत्मीनान से अपनी ओर आते देखा तो लड़की ने ठंडी नाराजगी में नाक सिकोड़ी। आखिरकार तुम आ ही गए। फिर वह अपने घोड़े से कूदी और आदेश दिया। 2 लोग घोड़ों की देखभाल के लिए पीछे रुके। चंदन काका और बाकी लोग मेरे साथ पहाड़ों में चलेंगे। जी मैडम। सेवकों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। लड़की ने आदेश दिया, गोपाल, रास्ता दिखाओ। गोपाल ने तुरंत आज्ञा मानी। जब आर्यन ने यह देखा तो वह उसके पीछे चला गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने गोपाल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की सहमति दी थी, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से गोपाल को अकेले आगे नहीं जाने देता। वर्दी वाली लड़की ने मजाक उड़ाया, किसने सोचा होगा कि तुम जैसे जिद्दी आदमी में भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। आर्यन ने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। वह एक नासमझ छोटी लड़की जो बचपन से ही बिगड़ी हुई लगती थी, पर गुस्सा करके खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। लड़की ने इस पर विचार किया, फिर आदेश दिया, चंदन काका, आप भी आगे जाइए। गोपाल को किसी खतरे का सामना न करने दें। भूरे रंग के वस्त्र पहने जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को वह चंदन काका कह रही थी, उसने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जल्द ही वह और आर्यन दोनों गोपाल के दोनों ओर एक एक तरफ चलने लगे। गोपाल हैरान और खुश हुआ। उसने बार बार उन दोनों का धन्यवाद किया, लेकिन आर्यन ने मन ही मन सिर हिलाया। यह एक तरह की सुरक्षा है, लेकिन यह एक तरह की निगरानी भी है। इसमें तारीफ के लायक कुछ नहीं है। समूह आगे बढ़ा, अज्ञात कब्रिस्तान में और गहराई तक उतर गया। वे कई लंबे समय से वीरान, घास से ढकी कब्रों से गुजरे। उन्होंने झाड़ियों के बीच कई सूखी हड्डियां, बिखरे हुए अगरबत्ती के कागज, इस्तेमाल की हुई अगरबत्ती और टूटी हुई मोमबत्तियां देखीं। वे जितना आगे बढ़ते गए, घास उतनी ही गहरी होती गई और कोहरा उतना ही घना होता गया। कौवे की कभी कभार आने वाली आवाज के अलावा वहां अतुलनीय वीरानगी और खामोशी थी। गोपाल ने अपनी शिकार वाली छुरी पकड़ी हुई थी, जिससे वह घास और कंटीली झाड़ियों के बीच रास्ता काट रहा था। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। यह उसके लिए जाना पहचाना इलाका था। गोपाल ने अचानक पूछा, जनाब, आप मदर घोस्ट रिज में क्या करना चाहते हैं? वर्दी पहने लड़की ने तुरंत कान खड़े कर लिए। आर्यन ने पूछा, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मदर घोस्ट रिज में कोई खास अजीब या डरावनी जगहें हैं? गोपाल ने सोचा, फिर कहा, मदर घोस्ट रिज हमेशा से ही भूत प्रेतों के लिए जाना जाता रहा है। अगर आप खास अजीब या डरावनी जगहों की तलाश कर रहे हैं तो वास्तव में उनमें से कई हैं। एक है सफेद चीड़ के जंगल में, पहाड़ के बीच रास्ते में स्थित मंदिर। यह लंबे समय से वीरान और जर्जर है। अंदर एक देवता की मूर्ति है, लेकिन उसका मुख दरवाजे की ओर नहीं है और उसका सिर तो कब का गायब हो चुका है। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, मूर्ति का मुख दरवाजों से दूसरी ओर है? क्या तुम्हें यकीन है कि किसी ने जानबूझकर उसे हिलाया नहीं होगा? दुनिया से मुंह क्यों मोड़ना? क्योंकि तुम आम लोगों की सच्चाई न देखने की अनिच्छा पर आहें भरते हो। अगर मुझसे पूछो तो यह मूर्ति निश्चित रूप से बौद्ध मूल की होनी चाहिए। गोपाल कुछ पल के लिए चकित रह गया। फिर उसने प्रशंसा करते हुए कहा, जनाब, आप निश्चित रूप से बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझ जैसे आम लोगों से कहीं ज्यादा। कवच वाली लड़की ने और पीछे से उपेक्षा से नाक सिकोड़ी। आर्यन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर पूछा, अपनी अजीब मूर्ति के अलावा क्या उस मंदिर में और कुछ अजीब या डरावना है? गोपाल ने कहा, हां, काफी कुछ है। वे कहते हैं कि रात में आप वीरान मंदिर के भीतर से मंत्रोच्चार सुन सकते हैं।
कुछ कहते हैं कि यह भूतों के आपस में बात करने की आवाज है। मुझे जो निश्चित रूप से पता है वह यह है कि अगर आप मंदिर में रात बिताते हैं तो आप अपनी अलाव कैंप फायर को बिल्कुल भी नहीं बुझा सकते, अन्यथा अंधेरे में छिपे भूत आपको खाने के लिए बाहर आ जाएंगे। अतीत में ऐसी ही घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। सामान्य भूत हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। कवच वाली युवती की गर्वित, आत्मविश्वासी आवाज पीछे से तैर कर आई। वह स्पष्ट रूप से उनकी बातें सुन रही थी। आर्यन ने पूछा, बाकी मदर घोस्ट रिज के बारे में क्या? गोपाल वास्तव में मदर घोस्ट रिज से सबसे अच्छी तरह परिचित जड़ी बूटी बीनने वाला था। उसने विस्तार से इसकी स्थिति और बनावट समझानी शुरू की, लेकिन केवल 3 जगहें थीं जिन पर आर्यन ने विशेष ध्यान दिया। पहली थी मदर घोस्ट रिज के पश्चिम में एक आड़ू का बगीचा। यह साल भर जहरीली गैस मियास्मा से घिरा रहता था। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसे बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिला। दूसरी जगह थी जिसे पहाड़ी भूत का रास्ता कहा जाता था। यह पहाड़ के दूसरी ओर था। घुमावदार सड़क खून के रंग के कोहरे से ढकी रहती थी। जो कोई भी इसमें कदम रखता था वह पागलों की तरह हमला करने वाले भूतों का शिकार हो जाता था। आखिरी थी मदर घोस्ट रिज की छोटी पर खड़ी इमारत। यह खंडहर मात्र थी, लेकिन अफवाह थी कि बहुत पहले यह सिटी गॉड का मंदिर था। रात में वहां फ्लोरोसेंट जेड प्रेतात्माएं दिखाई देती थीं। कोई भी जीवित व्यक्ति जो मूर्खतापूर्वक पास जाने की हिम्मत करता था, वह अपनी हड्डियों तक जल जाता था। उन 3 जगहों के अलावा मदर घोस्ट रिज में कई अन्य खतरनाक क्षेत्र भी थे, लेकिन आर्यन के विचार से सिक्स सेवरिंग्स यिन शव निश्चित रूप से उन तीनों में से किसी एक जगह पर ही होगा। जब तक वह सही जगह चुनता, तब तक अशुभ स्पिरिटनस, 6 यिन ग्रास या एक्सट्रीम यांग फूल को ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। कवच वाली लड़की अचानक बोल पड़ी, गोपाल, पहले हमें उस आड़ू के बगीचे तक ले चलो। उसने भी उसका वर्णन सुना था और उसने अपना मन बना लिया था। गोपाल कांप उठा। कुमारी, वह एक खतरनाक जगह है। उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। गोपाल ने आह भरी, फिर आर्यन की ओर मुड़ा। जनाब, आप क्या सोचते हैं? आर्यन ने हल्के से कहा, पहले वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। उसे पहले से ही संदेह होने लगा था कि उसका और उस लड़की का कोई साझा उद्देश्य है, लेकिन प्राकृतिक खजाने बिना मालिक की वस्तुएं थे और उन्हें ढूंढना किस्मत की बात थी। अगर समय आने पर बात संघर्ष तक पहुंची तो वह शिष्टता नहीं दिखाएगा। जब उसने यह सुना तो लड़की की पतली भौहें तन गईं। उसके बगल वाले गार्ड ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, युवा कुमारी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने हमारे काम में दखल दिया तो हम बस उसे मार सकते हैं। वह गुर्राई, लेकिन और कुछ नहीं कहा। अब तक वे अज्ञात कब्रों को पार कर चुके थे। गोपाल उन्हें एक कच्चे रास्ते से नीचे मदर घोस्ट रिज की ओर ले गया। पहुंचने के बाद साफ आसमान अचानक मंद हो गया। सब कुछ घने काले बादलों से ढक गया, जिससे अंधेरे का घेरा बन गया। पहाड़ी हवाएं गुजरीं, जिससे पेड़ और घास सरसराने लगे। हवा में दम घोंटने वाली उपस्थिति फैलने लगी। आर्यन ने ऐसे कहा जैसे वह सोच में डूबा हो। पूरे पहाड़ पर अशुभ यिन कोहरा उठ रहा है और भीषण ऊर्जा फैल रही है। यह वास्तव में वह जगह है जहां दुर्भावनापूर्ण भूतों के उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है। पहाड़ों पर एक नजर डालते ही उसे कुछ सुराग मिल गए। गोपाल ने कहा, सब लोग सावधान रहें। हम पहले ही पहाड़ों में प्रवेश कर चुके हैं और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमें रास्ते में अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसने एक सुरक्षा ताबीज निकाला और उसे अपने गले में लटका लिया। उसका भाव यथासंभव गंभीर और सतर्क था। भूरे रंग के वस्त्र पहने चंदन काका ने गंभीरता से कहा, सब लोग अपने हथियार तैयार रखें, आत्मसंतुष्ट न हों। अगर हमें खतरा होता है तो याद रखें कि युवा कुमारी को तुरंत बचाना है। जी जनाब, गार्डों ने तुरंत कार्रवाई की। वर्दी वाली लड़की ने भी अपनी तलवार खींच ली, लेकिन उसने देखा कि आर्यन बस वहीं खड़ा था।
उसके हाथ में केवल एक बांस की छड़ी थी, जैसे कि इन सब से उसका कोई लेना देना ही न हो। वह खुद भी हैरान थी। एक पल बाद उसने नाक सिकोड़ी। अचानक एक या दो भूत से टकराने और आर्यन को डर के मारे होश खोते देखने के लिए उत्सुक हो गई। आर्यन ने 7 इंच का बांस का एक टुकड़ा निकाला और गोपाल को देते हुए कहा, गोपाल जी, इस बांस के ताबीज को अपने हाथ में पकड़ो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। गोपाल हैरान था, लेकिन हालांकि उसने सोचा कि ऐसी तुच्छ वस्तु का क्या उपयोग हो सकता है, फिर भी उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद जनाब, चंदन काका ने यह होते हुए देखा, और जब उन्होंने बांस का ताबीज देखा तो वह टकटकी लगाए बिना नहीं रह पाए। हालांकि वह यह नहीं देख पाए कि उस पर विशेष रूप से क्या उकेरा गया था, लेकिन वह एक नजर में बता सकते थे कि यह नीलमणि स्पिरिट बांस से बना था। यह तो छोड़िए कि उसकी छड़ी नीलमणि स्पिरिट बांस की बनी है। उसने इतनी कीमती सामग्री का ताबीज एक मामूली जड़ी बूटी बीनने वाले को यूं ही दे दिया। मुझे डर है कि यह आर्यन बच्चा साधारण नहीं है। चंदन काका की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। शहर में वापस जतिन ने आर्यन का परिचय बस उनके वैन परिवार के घर जमाई के रूप में कराया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा था कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। थोड़ी देर बाद चंदन काका ने उन विचारों को दरकिनार कर दिया। उनकी स्थिति और उनका अभ्यास, कल्टीवेशन, यह गारंटी देने के लिए काफी थे कि इस अभियान में कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बादलों का आवरण घना होता गया। दिन का मध्य था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे अंतहीन अंधेरे में डूब गए हों। इसके अलावा पहाड़ी कोहरे ने उनके देखने के क्षेत्र को धुंधला कर दिया, जिससे उन्हें अपनी गति धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक एक तीखी ठंडी हवा गुजरी। गोपाल कांप उठा और उसका भाव बदल गया। यह बुरा है, एक भूत ने हमें निशाना बना लिया है, जल्दी करो और पीछे हटो, हम और आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तभी चंदन काका ने ठंडी सांस ली, अपनी पीठ पर बंधी कृपाण को निकाला और आगे की ओर छलांग लगाई। स्लैश! कृपाण की रोशनी की एक चकाचौंध भरी लाल लकीर कोहरे में चली गई, जिसके बाद एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। चीख अचानक रुकने से पहले केवल एक पल के लिए चली। भूरे रंग के वस्त्र पहने चंदन काका शांत भाव से वापस चले आए। उनके चारों ओर हत्या की भावना बनी हुई थी। वह एक निम्न श्रेणी की ये नात्मा मात्र थी। उसमें कोई समझ भी नहीं थी। घबराने की जरूरत नहीं है। गोपाल, तुम रास्ता दिखाना जारी रख सकते हो। गोपाल ने आह भरी, काफी राहत महसूस करते हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे विशेषज्ञ के यहां होने पर मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है। एक और चरम क्यूई एक्यूम्यूलेशन रियलम मार्शल कलाकार। अभ्यास का यह स्तर गुआंगलिंग शहर में लगभग अनसुना है, फिर भी वह यहां एक साधारण अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा है। आर्यन ने सोचा, मुझे डर है कि इस लड़की का दर्जा प्रांतीय राजधानी के उस युवराज से कम नहीं है। क्यूई एक्यूम्यूलेशन रियल्म के शिखर पर अभ्यास आपको ग्रेट जो के मार्शल कलाकारों में शीर्ष के करीब रखता था, जो इनर फर्नेस रियल्म ग्रैंड मास्टर्स से ठीक नीचे थे। समूह बिना किसी और अप्रत्याशित घटना के आगे बढ़ता रहा। उन्हें इसके लिए गोपाल का धन्यवाद करना था। क्षेत्र की उसकी समझ के बिना वे निस्संदेह कई खतरों का सामना करते। मदर घोस्ट रिज केवल एक ही पहाड़ था, लेकिन यह विशाल था, जो दसियों मील में फैला हुआ था। इसकी चट्टानें नुकीली थीं और इसकी वनस्पति घनी झाड़ियों के साथ फल फूल रही थी। उसमें काले बादल और घने कोहरे को जोड़ दें तो समूह की गति काफी धीमी हो गई। पूरे 2 घंटे बीत गए, जिसके बाद वे आखिरकार पहाड़ के मध्य बिंदु पर पहुंचे। गोपाल ने दूर इशारा किया, जनाब, उधर देखिए। जिस जर्जर मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, वह चीड़ के जंगल में गहराई में वहीं है। समूह ने देखा, लेकिन उन्हें केवल सफेद चीड़ के पेड़ों का एक घना जंगल दिखाई दिया। वे कोहरे के बीच मुश्किल से पहचाने जा रहे थे, लेकिन उनकी गहराई में देखने का कोई रास्ता नहीं था। गोपाल ने यह कहा और आगे बढ़ने ही वाला था जब दूर सफेद चीड़ के जंगल में एक मुश्किल से दिखाई देने वाली अग्नि जैसी चमक रोशन हुई। हम आर्यन और चंदन काका दोनों समूह के आगे थे।
उन्होंने लगभग एक ही समय में इस पर ध्यान दिया। रोशनी बस एक पल के लिए रही, फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। चंदन काका ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने पीछे खड़ी कवचधारी लड़की की ओर मुड़े। कुमारी, ऐसा लगता है कि सफेद चीड़ के जंगल की गहराई में कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। एक व्यक्ति? सैन्य वेशभूषा वाली लड़की जरा भी डरी नहीं। इसके विपरीत वह उत्सुक दिख रही थी। क्या इसका मतलब है कि हमारी तरह ही कोई मदर घोस्ट रिज पर आया है? चंदन काका ने धीमी आवाज में कहा। संभवतः ऐसा ही है। लड़की ने एक पल सोचने के बाद कहा, यह वास्तव में काफी दिलचस्प है। उसने तुरंत मन बना लिया, चूंकि हम उनसे वैसे भी टकरा गए हैं तो हम जाकर देख ही क्यों ना लें, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। आर्यन का माथा थोड़ा सिकुड़ा, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। समूह ने रास्ता बदल दिया, दूर के सफेद चीड़ के जंगल की ओर बढ़ चला। वे पहले ही पहाड़ पर आधे रास्ते तक आ चुके थे। पूरा रास्ता उनके घुटनों तक ऊंची जंगली घासों से ढका था। कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गोपाल ने एक शिकार वाला चाकू लहराया, उनके रास्ते से घास हटाते हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, दिन के दौरान वह खंडहर मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको रात में सावधान रहना होगा। कुछ ही देर बाद समूह सफेद चीड़ के पेड़ों से घिरे एक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पेड़ आकाश में ऊंचे खड़े थे, उनकी पत्तियां आसमान को ढक रही थीं। हवा में सफेद धुंध छाई हुई थी। जैसे जैसे वे चले, उन्हें बस जंगल का भयानक अंधेरा दिखाई दिया। जमीन सड़ी हुई पत्तियों की एक घनी परत से ढकी थी। हवा में तीखी गंध थी। अचानक गोपाल, जो आगे चल रहा था, लड़खड़ा गया। अगर आर्यन ने प्रतिक्रिया न दी होती और उसे ठीक समय पर पकड़ न लिया होता तो वह फिसल कर गिर जाता। जब गोपाल ने उस वस्तु को देखा जिससे वह लगभग टकरा गया था, तो उसके चेहरे का खून सूख गया। यह सड़ी हुई पत्तियों में दबी एक खोपड़ी थी। यह दागदार और धूल से ढकी हुई थी। उसकी खाली आंखें आसमान की ओर घूर रही थीं। एक नजर ही किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। हालांकि आर्यन ने बस उस पर एक नजर डाली, फिर नजर हटा ली। चलो चलते हैं। चंदन काका और बाकी सबने भी अपना संयम बनाए रखा। सभी शांत थे। यह सिर्फ एक खोपड़ी थी, बस इतना ही। उनके जैसे मार्शल कलाकारों के लिए, जिन्होंने अनगिनत खूनी लड़ाइयां लड़ी थीं, यह कुछ भी नहीं था। लेकिन अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के कुछ ही समय बाद आर्यन रुक गया। दूर उसने देखा कि सफेद चीड़ के पेड़ों से सिकुड़ी हुई खालें लटकी हुई हैं। वे 100 से अधिक थीं। सभी एक दूसरे के करीब लटकी हुई थीं। उनमें पुरुष और महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। उनका केवल चमड़ा बचा था। उनके बाल अस्त व्यस्त थे और वे देखने में भयानक दृश्य थे, खासकर भयानक मंद रोशनी वाले जंगल में। यह चंदन काका की पुतलियां फैल गईं। वह स्पष्ट रूप से विचलित थे। वर्दीधारी लड़की खुद को अकड़ने से नहीं रोक पाई। आखिर ये भयानक चीजें क्या हैं? पास के गार्डों ने अपने हथियार कस लिए और उसके करीब आ गए। उनके चेहरे गंभीर थे। गोपाल पहले से ही इतना डरा हुआ था कि वह सिर से पैर तक कांप रहा था और उसके चेहरे का खून सूख गया था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हम यहां से निकल क्यों ना जाएं? आर्यन ने हल्के से कहा, डरो मत, यह सिर्फ लंबे समय से मृत शवों का एक गुच्छा है। अचानक चंदन काका बोल पड़े, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाशें शायद पिशाच कृमियों द्वारा जिंदा निगली गई थीं, और इस दुनिया में केवल डेथ ब्रिंगर गेट ही ऐसे दुष्ट जीवों को पालता है। वर्दीधारी लड़की की भौहें ऊपर चढ़ गईं। क्या डेथ ब्रिंगर गेट को बहुत पहले नष्ट नहीं कर दिया गया था? कुमारी, मुझे डर है कि आप पूरी कहानी नहीं जानती हैं। यह सच है कि हिडन ड्रैगन स्वॉर्ड सेक्ट ने डेथ ब्रिंगर गेट को कई साल पहले जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन उस विधर्मी गुट के कई शिष्य थे, जिनके बदले में उनके अपने शिष्य थे। कई दुष्ट लोग पहले ही छिप गए थे, जिससे उन्हें विपत्ति से बचने का मौका मिला। चंदन काका ने गंभीरता से जारी रखा, पिछले कुछ वर्षों में ग्रेट जो की सीमाओं में खूनी दुष्ट घटनाओं की एक श्रृंखला हुई है। हमें संदेह है कि इसमें डेथ ब्रिंगर गेट शामिल है।
दूसरे शब्दों में, डेथ ब्रिंगर गेट राख से फिर से उठने के संकेत दे रहा है। वह रुके, फिर माथे पर बल डालकर बोले, उन लटकते हुए शवों को देखें। हालांकि हवा और बारिश ने खालों को नष्ट कर दिया है, वे अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित और ज्यादातर बरकरार हैं। यह स्पष्ट है कि वे पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही मरे होंगे। वर्दीधारी लड़की की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि डेथ ब्रिंगर गेट के सदस्यों के मदर घोस्ट रिज में छिपे होने की अत्यधिक संभावना है? चंदन काका ने धीरे से कहा, डरो मत कुमारी। उनके स्तर के विधर्मी साधक चूहों की तरह होते हैं। वे केवल बंजर पहाड़ों और अदम्य नदियों में छिपने की हिम्मत करते हैं। वे बहुत कुछ नहीं हैं। लड़की ने दांत पीसे। चंदन काका, मुझे संदेह है कि सफेद चीड़ के जंगल के भीतर का परित्यक्त मंदिर डेथ ब्रिंगर गेट के दुष्ट लोगों का जमावड़ा बन गया है। मैं जाकर जांच करना चाहती हूं। यदि वास्तव में ऐसा है तो हम उस जगह को ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसा करने से हम स्वर्ग की इच्छा पूरी करेंगे और लोगों को इस विपत्ति से बचाएंगे। आर्यन खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। उसे एहसास नहीं था कि यह तर्कहीन, दबंग लड़की इतनी बहादुर और बड़े दिल वाली है। ठीक है, चंदन काका ने सिर हिलाया। हालांकि गोपाल इस खतरनाक प्रयास के सख्त खिलाफ था। जब उसने देखा कि आर्यन को कोई आपत्ति नहीं है, तो वह केवल खुद को हिम्मत दिला सकता था और उनके साथ चल सकता था। लटकती हुई खालों को पार करने के तुरंत बाद उन्होंने दूरी पर एक इमारत देखी। यह धुंध के बीच बस मंद रूप से पहचानने योग्य थी। जब वे करीब आए तो वे इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। यह पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। पास में घास और लताएं उग आई थीं, लेकिन यह एक मंदिर जैसा लग रहा था। यह सच है, हाल ही में वास्तव में कुछ लोग इस जगह पर आ रहे हैं। एक नजर में चंदन काका ने देखा कि किसी ने पत्थर की सीढ़ी पर उगी घास को काट दिया था, जिससे लोगों के चलने का रास्ता साफ हो गया था। सब लोग सावधान रहें। यह आदेश देने के बाद चंदन काका मंदिर की ओर बढ़े। दरवाजे से गुजरने पर उसने एक जर्जर आंगन देखा। वहां की मूर्ति जमीन में गिर गई थी और अब उसकी सतह पर पौधे उगाए थे। एक महल के सामने एक भव्य हॉल था। लंबे समय से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की थी और यह ढहने के कगार पर था। इसका लाल लाह निकल रहा था और इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं, पूरी तरह से वीरान दिख रही थीं। जैसे ही आर्यन और उसके साथी पहुंचे, हॉल के भीतर से एक ठंडी आवाज आई। तुरंत बाद एक आकृति उनकी ओर दौड़ी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बांस की तरह दुबला पतला था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें हल्की, फिर भी भयानक रूप से अप्राकृतिक जेड रोशनी से चमक रही थीं। जब उसने आर्यन और अन्य लोगों को देखा तो बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने तुरंत अपनी कमर पर रखी हड्डी की बांसुरी पकड़ी और जोर से फूंक मारी। ऊह ऊह ऊह। एक बांसुरी की तीखी आवाज ने चुप्पी तोड़ दी। आवाज भेदने वाली थी। तुम मौत को बुला रहे हो? चंदन काका का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक झटके के साथ अपना कृपाण निकाला, फिर एक ही छलांग में 100 फीट की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ा। शू! बर्फीला, चमकता हुआ कृपाण आग की लपटों में फटता हुआ प्रतीत हुआ। जब उसने बूढ़े आदमी की खोपड़ी पर वार किया तो यह एक भेदी, अग्निवत लाल चमक से चमका। दुबला पतला बुजुर्ग मुड़ा और वापस हॉल में भाग गया, लेकिन वह आधा कदम धीमा था। लाल कृपाण की रोशनी नीचे गिरी, जिससे उसकी पीठ पर एक लंबा संकरा घाव हो गया। घाव से ताजा खून फट पड़ा। वह लगभग 2 हिस्सों में कट गया था। धम! जैसे ही दुबला पतला बुजुर्ग जमीन पर गिरा, वह चिल्लाया, यहां से जिंदा बाहर निकलने की सोचना भी मत। उसके शब्द आंगन में गूंजकर खत्म भी नहीं हुए थे कि उसने आखिरी सांस ली। चंदन काका पास आए, फिर बूढ़े आदमी की हड्डी की बांसुरी उठाई। उसकी जांच करने के बाद वह माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं पाया। चंदन काका, क्या वह बूढ़ा आदमी डेथब्रिंगर गेट का शैतान था? लड़की जल्दी से पास आई, लेकिन जब उसने शव को देखा तो वह थोड़ी निराश लग रही थी। नहीं, वह थोड़ा बहुत कमजोर लग रहा था। वह आपके एक भी हमले को रोक नहीं पाया। चंदन काका ने कहा,
वह ब्लड सर्कुलेशन रियल्म के रिफाइनिंग मसल स्टेज का सिर्फ एक छोटा मोटा प्राणी था। वह माथे पर बल डालकर बोले, लेकिन वह हड्डी की बांसुरी जो उसने अभी अभी बजाई थी, वह स्पष्ट रूप से मदद के लिए बुलावा थी। मुझे डर है कि इस क्षेत्र में डेथ ब्रिंगर गेट के कई अन्य सदस्य हैं। डरने की क्या बात है चंदन काका, आपके यहां होते हुए जो भी आएगा हम उसे मार डालेंगे। वर्दीधारी लड़की ने कहा, जरा भी चिंतित नहीं थी। फिर उसकी पतली भौं सिकुड़ गई। उसने अभी अभी आर्यन को हॉल में जाते हुए देखा था। अंदर एक और मूर्ति थी जिसकी वह वर्तमान में जांच कर रहा था, जैसे कि अभी अभी कुछ हुआ ही न हो। वह अपने लंबे जेड जैसे पैरों पर चलकर उसकी ओर बढ़ी, फिर गुस्से में पूछा, अरे क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है? लेकिन हमें धन्यवाद देने के बजाय तुम्हारे पास यही सब देखने का समय और ऊर्जा है। आर्यन स्तब्ध रह गया। तुमने मेरी जान बचाई? तुम्हें क्या लगता है, हमारे बिना क्या तुम यहां आने की हिम्मत करते? यहां तक कि अगर तुम आते भी तो डेथ ब्रिंगर गेट के शैतान तुम्हें मार डालते। हमारे बिना तुम अब तक चीड़ के पेड़ से लटकी एक और खाली खाल होते। लड़की ने घूर कर देखा। उसके शब्दों में ठंडी खिल्ली थी। आर्यन की अभिव्यक्ति जरा भी नहीं बदली। याद रखो, तुम यहां मेरे और गोपाल बुजुर्ग के साथ हो, न कि इसके विपरीत। अगर तुम वास्तव में इतने सक्षम होते तो तुम अकेले ही यहां आ जाते। जैसे ही उसने यह कहा, उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और हॉल के दूसरी तरफ चला गया। लड़की में कई दोष थे। उदाहरण के लिए उसका स्वभाव खराब था। वह अहंकार और नखरे दिखाने वाली थी और उसे दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था। लेकिन उसके दोषों में से कोई भी उतना बुरा नहीं था। आर्यन निश्चित रूप से कुछ अपमानों को लेकर इसे वास्तविक लड़ाई में नहीं बदलेगा। यह इसके लायक नहीं था। वर्दीधारी लड़की ने आर्यन को घूर कर देखा। इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती फूल रही थी। उसका सुंदर छोटा चेहरा बर्फ से जम गया था और उसने अपने मोतियों जैसे सफेद दांतों को जोर से भींच लिया। लेकिन अपने गुस्से के बावजूद वह आर्यन ने अभी अभी जो कहा था उससे बहस नहीं कर सकती थी। इस बीच इस पूरे दृश्य को चंदन काका ने देखा था। वह भी अंदर से अप्रसन्न थे। उसने चाहे जो भी कहा हो, उनके साथ आकर आर्यन को भारी, पूरी तरह से अयोग्य लाभ मिला था। आखिरकार अगर वह उनके बिना यहां आया होता तो कौन जानता था कि उसे रास्ते में कितने खतरों का सामना करना पड़ता। यह बच्चा चतुर दिखता है, लेकिन लगता है कि उसे अभी भी पता नहीं है कि कुमारी का दर्जा कितना ऊंचा है। वरना मुझे डर है कि वह उससे इस तरह बहस करने की हिम्मत नहीं करता। चंदन काका ने मन ही मन सिर हिलाया, फिर उन विचारों को किनारे कर दिया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि आजकल हर युवा पहले से अधिक अहंकारी होता है। उनका आत्मविश्वास चरम पर था। आर्यन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। आखिरकार थोड़े से अहंकार के बिना क्या आप खुद को युवा कह सकते हैं? यह स्पष्ट था कि किसी ने हॉल के अंदरूनी हिस्से को साफ किया था। यह साफ था, कम से कम अपेक्षाकृत, एक परित्यक्त इमारत की सामान्य धूल और जालों के बिना। हॉल के केंद्र में मूर्ति दरवाजे से दूर थी, लेकिन उसका सिर गायब था। उसके शरीर की रंगीन मिट्टी टूटी हुई थी और उसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन हॉल के किनारों पर आर्यन ने कुछ पेंट के निशान देखे। पेंट दागदार और क्षतिग्रस्त था। रंग स्पष्ट थे, लेकिन वह अभी भी मंद रूप से पहचान सकता था कि चित्रित दीवारें सांसारिक दुनिया के दुख में फंसे जीवित प्राणियों को दर्शाती हैं। एक बोधिसत्व अज्ञानी भीड़ के बीच खड़ा था, जिसकी अभिव्यक्ति दयालु थी। वे उपदेश दे रहे थे। वे जनता की पीड़ा देखते हैं और अपने सिद्धांतों को साझा करना और लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार है, लेकिन अफसोस यह मंदिर लंबे समय से जीर्ण शीर्ण है। इससे भी बदतर यहां भूत प्रेत का साया है। राक्षस और दुष्ट लोग चारों ओर घूम रहे हैं। बुद्ध का प्रकाश कहीं दिखाई नहीं देता। कितना उजाड़ है। आर्यन ने खुद पर विलाप किया। वाइल्ड्स के 9 प्रांतों में बौद्ध धर्म फला फूला। बौद्धों का अपना प्रांत था और अनगिनत शिष्य थे। उनके वेदियों पर साल भर धूप जलती रहती थी। लेकिन ग्रेट जोऊ जैसे सांसारिक राष्ट्र में ऐसा लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह बहुत कठिन था।
इस बीच वर्दीधारी लड़की अभी भी गुस्से में थी। उसके सुंदर होंठ अब प्रसन्नता में सिकुड़े हुए थे। यह देखकर अंगरक्षकों में से एक चुपचाप पास आया और फुसफुसाया, कुमारी, हम उस छोटे से लड़के को सबक क्यों न सिखाएं? या हम उसे मारकर काम खत्म कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में हम पहाड़ों में और शहर से बहुत दूर हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। सैन्य वर्दी वाली लड़की इस साल 16 की थी और उसे अपनी मनचाही चीजें पाने की आदत थी। अगर वह हवा चाहती तो हवा चलती, अगर वह बारिश चाहती तो बारिश होती। उसने पहले कभी आर्यन जैसा कोई इतना जिद्दी व्यक्ति नहीं देखा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके आसपास जमा हुए लोग उससे नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े कबीले के अधिकार से डरते थे। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना कितना बुरा लगेगा जो वास्तव में उससे भयभीत नहीं था, और इससे भी बदतर, जिसने कई बार जवाब देने की हिम्मत की। खासकर इसलिए क्योंकि आर्यन के रवैये से लग रहा था कि वह उससे बहस करना भी अपमानजनक मानता था। इसने उसके आत्मसम्मान को जबरदस्त ठेस पहुंचाई। फिर भी जब उसने गार्ड का सुझाव सुना तो उसने दांत पीसे और मना कर दिया। उसके अहंकारी गर्व ने उसे इस तरह दूसरों से अपना गंदा काम करवाने से रोक दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर आदेश दिया, आगे से वह लड़का चाहे किसी भी खतरे में पड़ जाए, उसे बचाने के लिए कुछ मत करना, जब तक कि वह अपना सिर झुकाकर भीख न मांगे। उसने अपनी आवाज धीमी करने की कोई कोशिश नहीं की, मानो वह गोपनीयता को तुच्छ समझती हो, या मानो वह चाहती थी कि आर्यन उसे सुने। दुर्भाग्य से उसे केवल उसकी पीठ दिखाई दी। उसने उसकी तरफ मुड़कर देखने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगा कि उसने उसकी बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। इससे वह गुस्से में दांत पीसने लगी। उसने अपने गुस्से पर काबू खोने, उस पर हमला करने और आर्यन का सिर धड़ से अलग करने के डर से कई गहरी सांसें लीं। मालकिन, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार का दामाद भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोपाल ने अजीब माहौल को भांप लिया था। उसने उसके और आर्यन के बीच की शत्रुता को कम करने के प्रयास में विनम्रता से मुस्कुराते हुए समझाया, क्या वह इतना सख्त है? उसने ठंडी सांस ली। गोपाल को उसका तिरस्कार समझ नहीं आया। उसने गर्व से कहा, यह तो स्वाभाविक है। 2 रात पहले ड्रैगन गेट भोज में हमारे परिवार के दामाद ने बाकी सभी चुनौती देने वालों को दबा दिया और पहला स्थान हासिल किया। इस घटना ने ग्रेट एज्योर के दोनों किनारों को हिला दिया। यहां तक कि क्लाउडफॉल सिटी में भी हमारे परिवार के दामाद के बारे में चर्चा हो रही है। लड़की क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गई। फिर उसने दूर खड़े आर्यन को देखा, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो यह बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अभिमानी है। उसने ड्रैगन गेट भोज में पहला स्थान हासिल किया और अब उसे लगता है कि वह कुछ है। इस बार गोपाल को आखिरकार उसके शब्दों में मजाक समझ आया। वह थोड़ा नाराज हुए बिना नहीं रह सका। वह भले ही छोटी हो, लेकिन इतनी अंधी कैसे हो सकती है? क्या वह सोचती है कि ड्रैगन गेट भोज में पहला स्थान प्राप्त करना कोई साधारण उपलब्धि है? गोपाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। गोपाल को पता नहीं था कि वर्दी वाली लड़की की आंखों में ग्वांगलिंग सिटी के छोटे से ड्रैगन गेट भोज जैसी मामूली घटना में पहला स्थान प्राप्त करना वास्तव में कुछ भी नहीं था। गड़गड़ाहट। क्षितिज पर धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे जीर्ण शीर्ण मंदिर की टाइलें हिल गईं। छत के शहतीरों से धूल के गुच्छे गिरे। वर्दी वाली लड़की हतप्रभ थी। उसने तुरंत हॉल के बाहर देखा। मालकिन, बारिश होने वाली है। चंदन काका ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी में होने वाले बदलावों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ऊपर गड़गड़ाहट हुई, चंदन काका ने हवा में नमी का संकेत महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, उस दूर की गड़गड़ाहट के तुरंत बाद बारिश तेजी से बरसने लगी, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया, मानो पहले ही रात हो गई हो। बारिश की बूंदें तेजी से मंदिर की छत पर टकराने लगीं। बारिश और काले बादलों ने दूर के ऊंचे सफेद चीड़ के जंगल को घेर लिया। बादलों के अंदर बिजली की रुक रुक कर चमकती हुई रोशनी पेड़ों को रोशन कर रही थी।
भयंकर हवाओं और बारिश के बीच वे दांत और पंजे निकालकर हमला करते हुए भूतों और गोबलिनों के झुंड की तरह लग रहे थे, ठंडा, अंधेरा और प्रभावशाली। गोपाल ने घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, आग जलाओ। मदर घोस्ट रिज बारिश होने पर सबसे खतरनाक होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, नहीं तो तुम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगे। उसका भयानक रूप से विकृत, लगातार घूरना घोर आतंक से भर गया था। चंदन काका तुरंत गंभीर हो गए। लापरवाही करने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने दूसरों को आदेश दिया, तुम में से कुछ लोग आग जलाओ, बाकी लोग शव को ठिकाने लगाओ, फिर मुख्य हॉल के बाहर पहरा दो। यह सुनिश्चित करो कि बारिश की आड़ में कोई भी खलनायक अंदर न घुस पाए। गार्डों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने एक तेज आग जला दी, जिसने मुख्य हॉल के अंधेरे, भयावह वातावरण को दूर कर दिया। लड़की और उसके गार्ड आग के चारों ओर बैठ गए। कुछ गार्ड अपने साथ भोजन लाए थे, जो उन्होंने लड़की को भेंट किया। उसमें शराब, मांस और हल्का जलपान था। यह वास्तव में काफी शानदार था। लड़की ने कुछ शराब और मांस लिया और उन्हें गोपाल को दे दिया। खाओ। उसने घूंट भरा, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए मुख्य हॉल के बाहर देखा। महोदय, शायद दोपहर हो चुकी है, आप भी हमारे साथ भोजन क्यों नहीं करते? आर्यन बस छज्जे के नीचे खड़ा रहा, दूर की बारिश को देखता रहा। मेरी चिंता मत करो, वर्दी वाली लड़की ने ताना मारा। यह भोजन वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं था। समय बीतता गया। लड़की और उसके दल जल्द ही पूरी तरह से तृप्त हो गए, लेकिन बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। आर्यन बहुत पहले ही हॉल में लौट आया था। वह दरवाजों के सामने रखी मूर्ति से मुंह फेरकर, आंखें बंद करके चुपचाप ध्यान में बैठा था। मूर्ति जनता से मुंह मोड़े हुए थी और आर्यन, वह मूर्ति से मुंह मोड़े हुए था। दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। धड़ धड़ धड़। बारिश छत पर गिर रही थी और अंधेरे के अंदर धुंध उठ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवाएं भयंकर थीं, लेकिन मुख्य हॉल के अंदर आग की गर्माहट आरामदायक थी। चंदन काका ने वह कृपाण अपनी जांघों पर रखी हुई थी, जिसे वह आमतौर पर अपनी पीठ पर बांधकर रखते थे। वह अपनी पीठ बिल्कुल सीधी करके दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे थे। वह अपनी ऊर्जा वापस लाने के लिए आंखें बंद किए हुए थे। दूसरे गार्ड आपस में दबी आवाज में बात कर रहे थे। गोपाल आग के एक तरफ सिकुड़कर बैठा था, चिंतित दिख रहा था। वह समझ सकता था कि इस तीव्रता की बारिश का रात होने तक थमना मुश्किल था। इसका मतलब था कि उन्हें रात को इस वीरान मंदिर में बिताना पड़ सकता है। वर्दी वाली लड़की पहले ही थोड़ी अधीर हो चुकी थी। उसने बुदबुदाया, इतना समय हो गया, मृत्युवाहक का द्वार के वे खलनायक अभी तक क्यों नहीं आए? लगभग जैसे ही उसने यह कहा, आर्यन की आंखें खुल गईं। ऊं, ऊं, ऊं। परिवेशीय यिन ऊर्जा अचानक बवंडर की तरह उमड़ पड़ी, जिससे मुख्य हॉल का कसकर बंद दरवाजा खुल गया। धधकती आग की लपटें तेज हो गईं, अनगिनत चिंगारियां बिखेर दीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह पूरी तरह से बुझ गई। इससे पूरा हॉल घोर अंधेरे में डूब गया। युवा मालकिन की रक्षा करो, सावधान, यह पिशाच कृमि का झुंड है। हॉल के अंदर पूरी तरह से अराजकता थी। घोर अंधेरे वाले मुख्य हॉल में गार्डों की चीखें और म्यान से हथियार निकलने की आवाजें गूंज रही थीं। लगभग उसी समय गोपाल ने महसूस किया कि उसे हवा में उठा लिया गया है। किसी ने उसे उसकी कमीज के पीछे से पकड़ लिया था। एक के बाद एक अचानक हुई घटनाओं ने उसे लगभग होशो-हवास खोने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाने और संघर्ष करने वाला था, आर्यन की शांत आवाज उसके कान में फुसफुसाई, बुजुर्ग गोपाल, घबराओ मत। गोपाल रुक गया, हतप्रभ। फिर उसने सांस छोड़ी और संघर्ष करना बंद कर दिया। हॉल इतना अंधेरा था कि वे व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। फिर भी आर्यन ऐसे शांत भाव से चल रहा था जैसे वह टहल रहा हो। गोपाल को ले जाते हुए वह मूर्ति के पास लौट आया। अंधेरे ने उसकी दृष्टि को सीमित कर दिया था, जैसे इसने दूसरों की दृष्टि को सीमित किया था। वह केवल हल्का फुल्का ही देख सकता था, लेकिन इससे उसकी गतिविधियों में बाधा नहीं आई।
इसके विपरीत इस प्रकार के वातावरण ने उसकी संवेदनशीलता को बढ़ा दिया था। पूरे हॉल में पहले ही लड़ाई छिड़ चुकी थी। वध और हथियारों के टकराने की आवाजें, जल्दबाजी वाले बदलते कदमों की आहट और धीमी भारी सांसों के साथ गूंज रही थीं। कुचलने और हवा में कुछ तेजी से निकलने की आवाज भी थी। पूरा मुख्य हॉल अराजकता में था, अतुलनीय खतरे में डूबा हुआ था। यह किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। टंकार! अचानक आर्यन ने अपनी कलाई झटकाई और मॉर्टलेज अपनी बांस की म्यान से निकल गई। ठंडी रोशनी की चमक के साथ उसने अपनी ओर तेजी से आ रहे 10 या उससे अधिक पिशाच कृमि में से प्रत्येक को छेद दिया। उनके शरीर टुकड़ों में फटकर बिखर गए। गोपाल को ठंडा पसीना आ गया। उसने इस अचानक आसन्न खतरे को जरा भी महसूस नहीं किया था। अशुभ हवाएं तेजी से चल रही थीं, बार बार मुख्य दरवाजों को पटक रही थीं। हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवाओं पर सवार होकर अनगिनत पिशाच कृमि इमारत में घुस आए। लड़ाई जारी रही। आर्यन बस वहीं खड़ा रहा। हर बार जब उसने आसन्न खतरे को महसूस किया तो मॉर्टलेज ने वॉर किया जैसे उसकी अपनी आंखें हों। अचूक सटीकता के साथ कृमियों को मार डाला। वह एक बार भी नहीं चूका। आर्यन पूरी तरह से शांत लग रहा था। यह गोपाल के लिए अत्यधिक आश्वस्त करने वाला था, जिसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ ही देर में वह इतना घबराया हुआ नहीं था। 15 मिनट बाद हॉल के बाहर बारिश और अंधेरे में एक हड्डी की बांसुरी की तीखी आवाज गूंज उठी। इसने एक संकेत की तरह काम किया। भयावह हवाएं तुरंत अपना प्रकोप बंद कर दिया और शेष पिशाच कृमि ने प्रतिक्रिया दी जैसे उन्हें बुलाया गया हो। वे सभी बाहर की ओर दौड़ पड़े। उनका पीछा मत करो, पहले आग जलाओ। अंधेरे के बीच चंदन काका ने लोहे जैसी आवाज में पुकारा। कुछ ही देर में उन्होंने एक नई आग जला दी, जिसकी गर्म चमक ने अंधेरे को दूर कर दिया। जब उनकी दृष्टि बहाल हुई तो उन्होंने देखा कि हॉल का अंदरूनी हिस्सा मलबे से भरा पड़ा था। चंदन काका और अन्य गार्ड युवा महिला के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से खड़े थे। अपवाद के बिना उनके चेहरे गंभीर और भयभीत थे। फर्श पर अनगिनत काले कृमियों के शव बिखरे पड़े थे। आर्यन ने चारों ओर देखा, फिर गोपाल से कहा, हम अभी के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक चंदन काका का भाव बदल गया और वह हॉल से बाहर निकल गए। जब वह लौटे तो उनका चेहरा बदसूरत था। मालकिन, हर्ष और तुषार की हत्या कर दी गई है। ये वे 2 लोग थे जिन्हें उन्होंने पहले मुख्य द्वार के बाहर पहरा देने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन जब चंदन काका उनकी जांच करने बाहर गए तो वे पहले से ही जमीन पर मृत पड़े थे। उनका आधे से ज्यादा मांस खा लिया गया था। यह दृश्य क्रूर और भयानक था। वर्दी वाली लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके सुंदर चेहरे से खून उतर गया। अपने जीवन के इतने वर्षों में उसने पहले कभी कुछ भी इतना क्रूर नहीं देखा था। एक पल के लिए क्रोध और दुख के मेल ने उसे पूरी तरह से असहाय छोड़ दिया। मालकिन, हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए जीवन और मृत्यु आम बात है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंदन काका उसके पास गए और धीरे से कहा, आपके पिता ने मुझे आपको यहां लाने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि वह चाहते थे कि आप दुनिया का और अनुभव करें। तभी आप वास्तव में परिपक्व हो पाएंगी। लड़की कुछ उदास लग रही थी। उसने आह भरी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इस अभियान में किसी की मौत होगी। आर्यन ने अचानक हस्तक्षेप किया, यह तो बस शुरुआत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह रात बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगी। इस समय का काम लड़ाई की तैयारी करना है। हमारे पास दुख मनाने का समय नहीं है। लड़की ने झल्लाकर कहा, मेरे काम से तुम्हारा क्या लेना देना है? अभी की लड़ाई में तुम इतने कुशल तो नहीं लगे। इसके विपरीत तुम हम सब में सबसे तेजी से छिपे थे। चंदन काका ने फुसफुसाकर कहा, मालकिन, वह सही कह रहा है। यह बहुत संभव है कि हमें जल्द ही क्रूर युद्ध का सामना करना पड़ेगा। उनका चेहरा गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी अपनी स्थिति कितनी खतरनाक है यह भांप लिया था। लड़की का भाव बदल गया। क्या कोई और मरेगा? चंदन काका एक पल के लिए चुप रहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। वह एक पल के लिए शांत हो गई।
वह यहां किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा चंदन काका पर भरोसा करती थी। उनके भी ऐसा कहने का मतलब था कि यह रात कितनी खतरनाक होगी। तभी आर्यन की भौहें ऊपर उठीं और उसने हॉल के बाहर देखा। उसने जो देखा वह था मंदिर के मुख्य द्वारों से इत्मीनान से टहलकर आता हुआ एक आकृति। अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बावजूद वह आत्मविश्वास से भरा और पूरी तरह से सहज लग रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और रात स्याही जितनी काली थी, फिर भी कोई उस जीर्ण शीर्ण मंदिर के आसपास इत्मीनान से टहल रहा था। इस असामान्य बेचैन कर देने वाले दृश्य ने तुरंत चंदन काका और अन्य गार्डों को चौकन्ना कर दिया। वे तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार तैयार कर लिए। जैसे ही वह आकृति करीब आई, आर्यन और अन्य लोगों ने आखिरकार उसका रूप स्पष्ट रूप से देखा। वह बादलों के पैटर्न वाले लंबे बूटों में एक व्यक्ति था, जिसकी भौहें स्याही सी गहरी थीं और बाल चोटी में बंधे हुए थे। उसकी नाक सीधी थी और उसने एक तह करने वाला पंखा, फोल्डिंग फैन, पकड़ रखा था। वह सुंदर था। उसके जेड पन्ना रंग के वस्त्र तंग और शरीर से चिपके हुए थे, मानो वह कोई फैशनेबल युवा रईस हो। उसका रोम रोम नजाकत बिखेर रहा था। वर्दी पहनी लड़की हक्की बक्की रह गई। वह अनजाने में बड़बड़ाई, वह आदमी सचमुच बहुत सुंदर है। किसी आदमी का वर्णन करने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग थोड़ा अनुचित लग रहा था, लेकिन वह उसका वर्णन करने के लिए कोई बेहतर तरीका नहीं सोच पाई। सावधान रहें मिस, वह जो भी हो साधारण नहीं है। चंदन काका ने ऐसे प्रतिक्रिया दी मानो कोई शक्तिशाली शत्रु आ गया हो। उनका भाव गंभीर हो गया। उनकी नजर चाकू की तरह तेज थी। वह उस सुंदर युवा स्वामी को घूर रहे थे जो हॉल के करीब आता जा रहा था। एक गार्ड चिल्लाया, यह जंगल में एक परित्यक्त मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां भूत प्रेत भरे रहते हैं। यंग लॉर्ड, युवा स्वामी, बेहतर होगा कि आप जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं, अन्यथा हमारे बुरे व्यवहार के लिए हमें दोष मत देना। उसके शब्द कठोर और धमकी भरे थे, लेकिन वे सामने वाले को टटोल भी रहे थे। युवा स्वामी फाटकों से लगभग 30 फीट की दूरी पर रुक गया। अपने तह किए हुए पंखे से खेल रहा था। उसने बेपरवाह लहजे में कहा, बुरा व्यवहार? हे, अगर मुझे तुम पर पहले दया नहीं आई होती तो मुझे डर है कि अब तक पिशाच कीड़े तुम्हें खा चुके होते। तुम अब तक सड़ी हुई खाली खालों के सिवा कुछ नहीं होते। क्या? सब चौंक गए। उनके दिलों में दहशत की लहरें दौड़ गईं। चंदन काका ने गंभीर होकर पूछा, क्या आप डेथ ब्रिंगर्स गेट के सदस्य हैं? युवा स्वामी ने सिर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं। वे डेथ ब्रिंगर्स गेट वाले बस मेरे अधीन काम करने वाले तुच्छ नौकर हैं, बस इतना ही। मैं यहां आपसे लगभग उसी कारण से मिलने आया हूं। जब तक आप मुझे अपना मालिक मान लेते हैं और मेरे प्रति अपनी वफादारी की कसम खाते हैं, तब तक आप जीवित रह सकते हैं। वह मूसलाधार बारिश के बीच खड़ा था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति बारिश को उस तक पहुंचने से पहले ही तितर बितर करती दिख रही थी। उसके कपड़े जरा भी गीले नहीं थे और वह बिल्कुल भी थका हारा नहीं लग रहा था। इसके विपरीत वह अतुलनीय रहस्यमय आभा बिखेर रहा था। फौजी पोशाक वाली लड़की ने तपाक से कहा, आपको अपना मालिक माने? आखिर आप हैं कौन? आपको इतनी हेकड़ी से बोलने का हक किसने दिया? जब आप मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लेंगी तो स्वाभाविक रूप से जान जाएंगी कि मैं कौन हूं। युवा स्वामी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। फिर पहली बार उन सभी ने उस युवक की लहू के रंग की हल्की चमकदार पुतलियां देखीं। वे सिंदूरी चंद्रमाओं की तरह चमक रही थीं, भयानक और डरावनी। लड़की का दिल कांप उठा। उसकी आंखें खाली हो गईं और उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और उसे तैयार रखा। चंदन काका ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसके कंधे पर दबाव डाला और बसंत की गड़गड़ाहट की तरह गरजती आवाज में कहा, मिस, जल्दी करो और अपना दिमाग साफ करो। हर शब्द बिजली की तरह गूंजा, पूरे आकाश में प्रतिध्वनित हुआ और बेचैन करने वाले वातावरण को दूर कर दिया। यहां तक कि पत्थर की टाइलें भी हिल गईं। लड़की को अपने कानों में भनभनाहट महसूस हुई और उसने अचानक मानसिक स्पष्टता हासिल कर ली। जब उसने अगली बार उस सुंदर लेकिन अप्राकृतिक युवा स्वामी की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक नई दहशत थी और उसका सुंदर चेहरा पहले से कहीं ज्यादा पीला पड़ गया था। अभी अभी
वह किसी राक्षसी जादू की चपेट में आने जैसी स्तब्ध अवस्था में थी। उसने अपनी चेतना पूरी तरह खो दी थी। ओह, क्यों एक्यूम्युलेशन रियल्म का चरम मार्शल आर्टिस्ट, तुम्हारा वह शरीर वास्तव में काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। युवा स्वामी ने चंदन काका को ऊपर से नीचे तक प्रशंसात्मक रूप से देखा, जैसे कोई दुकान से सामान चुन रहा हो। यह बेहद असहज था। चंदन काका ने गहरी सांस ली और उनकी आभा फैल गई, जैसे आसमान में संकेत देने वाली आग भड़क उठी हो। तो महोदय, यदि हम मना करते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप बल का प्रयोग करेंगे? यहां तक कि उनकी आवाज भी गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। हर शब्द में भयानक शक्ति थी। यह क्यूई एक्यूम्युलेशन रियल्म के शिखर का मार्शल आर्टिस्ट था। रक्त और क्यूई संकेत देने वाली मशालों की तरह, बिजली की तरह जबरदस्त। यदि कोई साधारण यिन आत्मा इसे देखती तो यह उनके लिए सूर्य को देखने से कम नहीं होता। उसके रक्त और क्यूई की बढ़ती हुई शक्ति उन्हें वहीं नष्ट कर देती। लेकिन युवा स्वामी को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कहा, मैं यहां तुम्हें जीवन का एक अवसर देने आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इसका महत्व समझने का आग्रह करता हूं। वरना एक बार जब मैंने हमला किया, उसकी खून के रंग वाली आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर समूह पर घूमी और उसने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि तुम में से एक भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसके शब्द सामान्य थे, फिर भी पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गार्डों का दिल डूब गया। उनके भाव स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर हो गए। आप सभी युवा मिस की रक्षा करें। चंदन काका ने गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़े। उस पल में वह म्यान से निकलती हुई तलवार की तरह थे। उनकी हड्डियां गड़गड़ाहट की तरह चटक रही थीं और उनकी ऊर्जा यांगत्जी नदी की धाराओं की तरह गर्जना करते हुए उमड़ रही थी। टन। चंदन काका ने विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी कृपाण निकाली। उस शक्ति ने सीधे मूसलाधार बारिश को काट दिया, पास की बूंदों को तितर बितर कर दिया। पानी की अनगिनत बूंदें धुंध में बदल गईं। जैसे ही पानी बिखरा, चंदन काका बिजली की तरह आगे बढ़े। उनकी प्रचंड बहादुरी ने लड़की और अन्य गार्डों को स्तब्ध कर दिया। केवल आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उन्होंने देखा कि युवा स्वामी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने लापरवाही से अपना पंखा हिलाया। टन। एक आकाश कंपा देने वाली टक्कर की आवाज गूंजी। तह करने वाले पंखे ने चंदन काका के क्रोधित हमले को अनायास ही रोक दिया। उन्होंने कितना भी प्रयास किया, वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाए। तुम बेकार हो। युवा स्वामी ने सिर हिलाया, फिर अपना पंखा उठाया। चंदन काका ने महसूस किया कि पंखे के माध्यम से और उनकी कृपाण में एक प्रचुर शीतल यिन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जैसे एक असीम ठंड उनसे टकरा गई हो। उनकी हथेली का मांस कांप उठा और वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गए। उनकी कृपाण लगभग उनके हाथ से छूट गई थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पीछे हटते हुए उनके हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे की पत्थर की टाइलें फट गईं और चूर चूर हो गईं, जिससे धुआं और धूल उड़ने लगी। यह कल्पना करना आसान था कि चंदन काका ने जो वार अभी अभी सहा था, वह कितना भयानक था। वर्दीधारी लड़की और गार्ड अपनी जगह पर जड़ हो गए। उनके दिल कांप रहे थे। वह युवा स्वामी इतना भयानक कैसे हो सकता था? यह ध्यान देने योग्य है कि चंदन काका उनके समूह के सबसे मजबूत सदस्य थे। क्लाउड रिवर प्रांत के 19 शहरों में वह ग्रैंड मास्टर्स के बाद दूसरे नंबर के चरम विशेषज्ञ थे। फिर भी अब एक युवक ने तह करने वाले पंखे के आकस्मिक हल्के से वार से उन्हें लड़खड़ाते हुए पीछे भेज दिया था। ग्रैंड मास्टर रियल? चंदन काका का भाव कुरूप था। वह पूरी तरह से स्तब्ध थे। एक ग्रैंड मास्टर? युवा स्वामी रुका, सोचा और फिर कहा, उस स्तर का व्यक्ति मुश्किल से ही मुझसे लड़ पाता है। मैंने अभी अभी उसी स्तर के एक बूढ़े आदमी से निपटा है। अफसोस वह अंत में बच निकला। उसकी आवाज में अफसोस का भाव था। समूह का दिल बैठ गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बर्फीले गड्ढे में गिर गए हों। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर्स भी इस युवा स्वामी का मुकाबला नहीं कर सकते। वह कौन है? वह मदर घोस्ट रिज जैसी प्रेतवाधित जगह में क्यों छिपा हुआ है? लेकिन आर्यन के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे वह कह रहा हो, वास्तव में जैसा मुझे संदेह था।
उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पहले ही उनके विरोधी के रहस्यों को भांप लिया था। युवा स्वामी ने आसमान की ओर देखा, फिर एक लंबी आह भरी। देर हो रही है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। आत्मसमर्पण करो या मरो। चंदन काका, इसे लीजिए। वर्दीधारी लड़की ने अचानक एक चांदी की लंबी तलवार निकाली और उनकी ओर उछाल दी। तलवार में बर्फीली चमक थी, वह बर्फ की तरह सफेद और पारभासी थी। इस पर अस्पष्ट विकृत प्रतीक और बादल के पैटर्न उकेरे गए थे, जो चांदनी में बर्फ की तरह चमकदार थे। एक मूल ताबीज हथियार। आर्यन के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने तुरंत इस तलवार की असाधारणता को पहचान लिया। यह ब्लेड आध्यात्मिक सामग्री से गढ़ा गया था। यह एक सच्चा आध्यात्मिक हथियार था, लेकिन साधारण आध्यात्मिक हथियारों के विपरीत एक मूल दांव साधक ने ब्लेड में निशान उकेरे थे, जिससे इसे ताबीज या गठन सरणी फॉर्मेशन एरे की शक्ति मिली थी। इसके उपयोग साधारण आध्यात्मिक हथियारों से कहीं अधिक थे। इस प्रकार ऐसे हथियारों को मूल ताबीज हथियार के नाम से जाना जाता था। वाइल्ड्स के 9 प्रांतों में ऐसे हथियार विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बंजर ग्रेट जो में यह निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का दिव्य हथियार था। फौजी वर्दी वाली लड़की के पास ऐसी वस्तु का होना यह और भी स्पष्ट कर रहा था कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। इस तलवार को हाथ में लेकर चंदन काका स्पष्ट रूप से शांत हो गए और उन्होंने महान आत्मविश्वास की आभा बिखेरी। हथियार को घूरते हुए उनकी आंखों में कुछ तीव्रता की झलक थी। इस तलवार को हेवेनली फ्रॉस्ट तलवार कहा जाता था और यह एक सांसारिक अमर का उपहार थी। जब युवा स्वामी ने इसे देखा तो उसकी अप्राकृतिक खून के रंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने स्पष्ट रूप से भांप लिया था कि यह हथियार कितना असाधारण था। उसने बिना किसी और हिचकिचाहट के वार किया। हूश! वह लगभग उड़ते हुए आगे बढ़ा। उसका पंखा खुला, जिससे 18 पर्वत भूतों की छवि सामने आई। काला प्रकाश उमड़ पड़ा और जानलेवा ऊर्जा बाहर निकली। जैसे ही उसने हाथ उठाया, काले धुएं की 18 धाराएं निकलीं, जो 18 भयानक भूतों में बदल गईं। उनके जानलेवा इरादे फैल गए, जिसने आसमान को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अनंत नरक में डूब गए हों। हवा में भयानक विलाप और अलौकिक चीखें गूंज रही थीं। चंदन काका ने हेवेनली फ्रॉस्ट तलवार को ऊपर उठाया। उसका ब्लेड बहते पारे या बरसती चांदनी की तरह चकाचौंध भरी चांदी से चमक रहा था। उन्होंने तलवार चलाई, जिससे तलवार की रोशनी के छाप निकले। अपवाद के बिना पास आने वाला हर भयानक भूत ऐसे तड़पने लगा जैसे उन्हें आग लगा दी गई हो। उनके शरीर पर घाव फूट गए और वे पीड़ादायक चीखें निकालते हुए हवा में एक लहूलुहान गंध भर दिए। लेकिन युवा स्वामी के नियंत्रण में 18 भयानक भूत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वे बस दानवों की तरह आगे बढ़ते रहे और किसी भी चीज की परवाह किए बिना चंदन काका पर झपटे। पल भर में चंदन काका घिर गए। हेवेनली फ्रॉस्ट तलवार जितनी भी चमकदार थी, वह इतनी सारी आत्माओं को इतनी जल्दी नहीं मार सकते थे। तब युवा स्वामी ने इस अवसर का फायदा उठाया और ऊपर उछल पड़ा। उसने अत्यधिक सावधानी से तलवार की ऊर्जा से परहेज किया। ऐसा लगा कि वह इससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उसने अपने लक्ष्य पर नजर डाली तो उसने अपने तह करने वाले पंखे को तलवार पर दे मारा। टन! परिणामी टकराव इतना जबरदस्त था कि पत्थर को फाड़ सकता था या धातु को छेद सकता था। चंदन काका कांप उठे। हेवेनली फ्रॉस्ट तलवार इतनी जोर से हिल रही थी कि वह लगभग उस पर अपनी पकड़ खो बैठे। वह यह देखने से चूक नहीं सकते थे कि उनके शत्रु की नजर हेवेनली फ्रॉस्ट तलवार पर थी। उन्होंने अपने दांत पीसे और उस भयानक शक्ति को सहन किया, फिर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने अपनी मार्शल दांव की सारी शक्ति बटोरी और पूरी ताकत से लड़े। कुछ ही सांसों में उन्होंने 3 भयानक भूतों का वध कर दिया। तलवार की रोशनी ने बाकी भूतों को काट दिया और घायल कर दिया। उनकी दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा को बिखेर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। युवा स्वामी ने ठंडी सांस ली, फिर बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका निशाना गेटवे के पास खड़ी फौजी वर्दी वाली लड़की पर था। धत! चंदन काका को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। चिल्लाते हुए, जल्दी करो और अपने गॉड शैडो क्रॉसबो का उपयोग करो।
उसे पास मत आने दो। युवती के पास मौजूद गार्डों ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही विशिष्ट दिखने वाले क्रॉसबो निकाले, फिर कसी हुई डोरियों के खिलाफ नुकीले बोल्ट रखे। गॉड शैडो क्रॉसबो ये ग्रेट जो की सेनाओं के लिए उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के क्रॉसबो थे। इनमें गूढ़ लोहे के बोल्ट शामिल थे और जब इन्हें दागा जाता था तो इनमें साधारण क्यूई एक्यूम्युलेशन मार्शल आर्टिस्टों को मारने की पर्याप्त शक्ति होती थी। यदि वे घिरे होते तो मार्शल दाव ग्रैंडमास्टर को भी गंभीर चोट लग सकती थी। बेशक ग्रैंडमास्टर इतने मूर्ख नहीं होंगे कि बस खड़े रहें और खुद को गिरने दें। गॉड शैडो क्रॉसबो विनाशकारी रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उनका जीवन काल कम था। सिर्फ 30 बोल्ट दागने के बाद वे कबाड़ धातु के सिवा कुछ नहीं रह जाते थे। फिर भी एक अकेला गॉड शैडो क्रॉसबो 10,000 से अधिक चांदी के सिक्कों के लायक था। यदि आप गूढ़ लोहे के बोल्ट की लागत को भी शामिल करते तो कीमत और भी अधिक थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इन क्रॉसबो को बनाने और उपयोग करने की विधि ग्रेट जो के 9 गैरजाऊ बाहरी उपनाम वाले राजाओं में से एक सागर निगलने वाले राजा के सख्त नियंत्रण में थी। वे शायद ही कभी जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। कोई भी गुट जो इन्हें प्राप्त करने में सक्षम था, उसका निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि और गहरी जड़ें थीं। ट्वैंग 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 जैसे ही गार्डों ने ट्रिगर खींचे, क्रॉसबो बोल्ट की एक घनी बारिश कान फाड़ने वाली चीख के साथ आगे बढ़ी। उनमें से हर एक सीधे युवा स्वामी पर लक्षित था। क्रॉसबो के बोल्ट हवा में उड़े, बारिश और अंधेरे को चीरते हुए, आसपास की जगह को फाड़ते हुए और भयानक रूप से ठंडी नुकीली रोशनी के साथ चमकते हुए। तीरों की सघन बौछार का एक ही लक्ष्य था, जैसे केंद्रित मूसलाधार बारिश। बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन युवा स्वामी ने भागने की कोशिश नहीं की। उसके कपड़े फड़फड़ाए और उसने हवा में बार बार अपना फोल्डिंग पंखा लहराया। कद्दक 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 वे बोल्ट, जिनमें से हर एक दीवार में छेद करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, हवा में ही टूट गए, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि बोल्ट के पहले दौर ने युवा स्वामी के करीब आने की गति को धीमा कर दिया, लेकिन उसने उन्हें तुरंत धातु के टुकड़ों में बदल दिया। वे सड़ी हुई लकड़ी की तरह आसानी से टूट गए। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर बख्तरबंद लड़की और पहरेदारों के भाव बदल गए। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे गॉड शैडो क्रॉसबो के केंद्रित संयुक्त हमले को इतनी आसानी से तोड़ते हुए देखा था। लेकिन पहरेदार अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। अपने सदमे के बावजूद उनकी गति धीमी नहीं हुई और उन्होंने विस्फोटक हमलों का एक और जखीरा दाग दिया। युवा स्वामी के कपड़े फड़फड़ा रहे थे जब वह वहां खड़ा था। उसका रुख दमदार था, क्योंकि उसने उसके करीब आने के प्रयासों को आसानी से विफल कर दिया था। लेकिन उसकी भौहें अभी भी तन गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीरों की केंद्रित बौछार उसके करीब आने की गति को प्रभावित कर रही थी। इससे पहले कि वह और करीब आसी पाता, तीसरा दौर सीधे उसकी ओर आ रहा था। हफ! उसने ठंडी सांस ली। उसके सुंदर नयन नक्श अचानक गहरे और हत्यारे बन गए। उसकी डरावनी चमकीली लाल आंखों में खूनी रोशनी की लपटें थीं। उसके होठों से एक कर्कश धीमी सीटी निकली जो मूसलाधार बारिश के बीच फैल गई। भयावह हवाएं इकट्ठी हुईं जो आसपास की हर चीज को हिला रही थीं। उसकी पुकार के जवाब में एक के बाद एक पिशाच कृमि के झुंड गरजती हवाओं पर उड़ते हुए वर्दीधारी लड़की और उसके पहरेदारों की ओर तेजी से बढ़े। यह बुरा है। उनके भाव बदल गए। हर एक पिशाच कृमि केवल एक मानव अंगूठे के आकार का था। इस तरह के विरोधियों के खिलाफ उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने गॉड शैडो क्रॉसबो को फेंक दिया, अपनी तलवारें निकालीं और कृमियों पर वार किया।